भारत यूरोपीय संघ सहयोग में विस्तार की दिशा में मंगलवार का दिन अहम माना जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन पर दुनिया भर की निगाहें हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने से जुड़े बड़े फैसले संभावित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग प्रमुखों के साथ बैठक में शामिल होंगे। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन पीएम के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। इस शिखर सम्मेलन से पहले आई एक बड़ी सूचना ने सम्मेलन की अहमियत को और बढ़ा दिया है। समाचार एजेंसियों के अनुसार भारतीय वाणिज्य सचिव ने जानकारी दी है कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। समझौते से भारी भरकम ड्यूटी से छुटकारा, एक दूसरे के बाजार में बेहतर पहुंच, युवाओं के लिए मोबिलिटी से जुड़े अवसर, अधिक निवेश और विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार और भारतीय उत्पादों के निर्यात में भारी वृद्धि जैसे लाभ होंगे। भारत ईयू शिखर बैठक को लेकर दोनों पक्ष बेहद उत्साहित हैं। यूरोपीय परिषद का कहना है कि यह शिखर सम्मेलन यूरोपीय संघ भारत रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और प्रमुख नीतिगत क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने का एक अवसर होगा। वहीं यूरोपीय आयोग की प्रमुख का कहना है कि एक सफल भारत विश्व को अधिक स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित बनाता है। भारत ईयू सहयोग को लेकर उन्होंने कहा कि भारत और यूरोप ने रणनीतिक साझेदारी, संवाद और खुलेपन का स्पष्ट विकल्प चुना है। पूरक क्षमताओं से साझा ताकत पैदा करके हम बिखरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि एक और भी रास्ता है। मंगलवार को हो रहे शिखर सम्मेलन से इतर भारत यूरोपीय संघ व्यापार मंच के आयोजन की भी संभावना है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच वर्ष 2004 से रणनीतिक साझेदारी है। भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों में कई क्षेत्रों में लगातार विस्तार और मजबूती देखने को मिल रही है। सोमवार को यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। यूरोपीय आयोग प्रमुख ने इसे जीवन भर का गौरव बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एक नई दिशा जो है इसके जरिए मिलती हुई नजर आ सकती है। और भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार खासतौर से समझौते की अगर बात की जाए, या जिस तरीके से हम लगातार आपको बता रहे हैं, क्योंकि भारत केवल दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल नहीं है, बल्कि वह वैश्विक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान अपना देता है, सहयोग करता है। और इसके साथ साथ जब हम बात कर रहे हैं कि कैसे वैश्विक स्थिरता जो है वहाँ भी एक भरोसेमंद अगर सहयोगी के रूप में देखें तो वहाँ भारत नजर आता है। साथ ही मदर ऑफ ऑल डील्स जिसे कहा जा रहा है, यानी भारत यूरोपीय संघ FTA की अगर घोषणा की हम बात करें, इसे मदर ऑफ ऑल डील माना जा रहा है। किस तरीके से ये कारगर होती नजर आएगी और भारत के लिए आर्थिक कूटनीति के लिहाज से क्यों बेहद अहम साबित होगी। इससे पहले भी हमने देखा है कि बीते कुछ समय में भारत ने कई देशों के साथ ऐतिहासिक समझौते किए हैं। आखिर क्या है इन समझौतों की अहमियत, आइए जानते हैं। विकास को परिभाषित करते हुए भारत ने वैश्विक मंच पर एक आत्मविश्वासी, सशक्त और आत्मनिर्भर होते देश के रूप में अमिट छाप छोड़ी है। आज भारत न केवल तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, बल्कि दुनिया के लिए विकास, सहयोग और स्थिरता का प्रतीक भी बन चुका है। तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत ने न केवल खुद को स्थापित किया, साथ ही आर्थिक मोर्चे पर कीर्तिमानों की नई इबारत भी लिखी है। भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। इसके अलावा पेरू और चिली के साथ भी व्यापार समझौतों को लेकर बातचीत जारी है, जिससे देश विकसित भारत लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। वहीं वर्ष 2025 के 3 महत्वपूर्ण समझौतों की बात करें तो इनमें भारत न्यूजीलैंड FTA, भारत ओमान FTA और भारत UK FTA शामिल हैं। भारत और न्यूजीलैंड FTA पर बनी सहमति सबसे तेजी से संपन्न होते FTA समझौतों में शामिल हो गई है, जिससे न्यूजीलैंड में भारतीय निर्यात को बेहतर बाजार पहुंच और शुल्क वरीयताएं मिलेंगी। साथ ही ओशिनिया और प्रशांत द्वीप देशों के व्यापक बाजारों तक पहुंच का रास्ता भी खुलेगा। इसके जरिए भारत को कुशल कार्यबल के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरने का अवसर मिलेगा और आयुष सहित कई क्षेत्रों में भविष्य का सहयोग मजबूत होगा। इसके अलावा योग प्रशिक्षक, भारतीय शेफ, संगीत शिक्षक जैसी सेवाओं तथा IT, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और निर्माण क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं भी काफी बढ़ेंगी।
वहीं बात भारत ओमान एफटीए की करें तो दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ होते आर्थिक संबंध विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। ओमान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक की उपस्थिति में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी CEPA पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, रत्न एवं आभूषण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। कृषि, रसायन, नवीकरणीय ऊर्जा और ऑटो कंपोनेंट सहित भी अनेक अवसर मिलेंगे। समझौते से अलग अलग क्षेत्रों में और महत्वपूर्ण अवसरों का सृजन होगा। समझौते का उद्देश्य टैरिफ को काफी हद तक कम या खत्म करना है। व्यापार को आसान और निवेश प्रवाह को सुगम बनाएगा ये समझौता। समझौते के तहत दोनों देशों के बीच बढ़ेंगे व्यापार के अवसर। ओमान का किसी एक देश के साथ दूसरा और लगभग 20 सालों में पहला FTA। साथ ही GCC देशों में ओमान भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। इसके अलावा जुलाई 2025 में हुए ऐतिहासिक भारत UK FTA से भी भारतीय निर्यातकों, राज्यों और MSME के लिए नए अवसरों के द्वार तो खुलेंगे ही, साथ ही दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी का एक नया अध्याय शुरू होगा। क्या है इंडिया UK FTA? दोनों देश टैरिफ में बड़े पैमाने पर कटौती पर सहमत हुए हैं। भारत से ब्रिटेन को होने वाला 99% निर्यात शुल्क मुक्त होगा। दोनों देशों के बीच वार्षिक व्यापार को 2030 तक लगभग $120 बिलियन तक दोगुना करने का लक्ष्य है। अलग अलग राज्यों को मिलेगा कई क्षेत्रों में समझौते से बड़ा लाभ। MSME को वैश्विक मंच पर पहचान के साथ मिलेंगे नए अवसर। पिछले कुछ सालों में भारत ने PM मोदी की अगुवाई में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो हमारे किसानों, व्यापारियों और निर्यातकों के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। इनमें भारत EFTA व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता, जो कि स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंक्टेनस्टीन के साथ हुआ। साथ ही भारत संयुक्त अरब अमीरात समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता, जो कि वर्ष 2022 में हुआ। वहीं भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता 2022 में हुआ और भारत मॉरिशस समग्र आर्थिक सहयोग और साझेदारी शामिल है। समझौतों का ये बढ़ता नेटवर्क भारत की दूरदर्शी व्यापार रणनीति को उजागर करता है, जो विविधीकरण, लचीलेपन और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास पर केंद्रित है। देश की अर्थव्यवस्था के साथ ही इन समझौतों से देश में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए अग्रसर भारत के बढ़ते कदम, बढ़ती GDP और अलग अलग देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते ये बताने के लिए काफी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब सिर्फ उभरती नहीं, दुनिया को दिशा देने वाली अर्थव्यवस्था बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TD न्यूज़। तो भारत बन रहा है दुनिया को दिशा देने वाली अर्थव्यवस्था। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी संवाददाता शुभेंदु इस पूरी खबर के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभेंदु, एक तरफ हम देख रहे हैं कि दुनिया के तमाम बड़े देशों में टैरिफ वॉर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत और EU के बीच होने वाले ये जो समझौते हैं, जो ट्रेड डील है, वो कई मायनों में बेहद ही खास नजर आ रही है। लंबे समय से प्रतीक्षारत थे इस समझौते को लेकर के। पूरी दुनिया की भी निगाहें आज की इस बैठक को लेकर। जी बिल्कुल संध्या, देखिए कई कारण हैं कि इसको मदर ऑफ ऑल डील्स की तरह देखा जा रहा है। इसका जो साइज है, एक बार ये डील साइन हो जाता है तो करीब 2 बिलियन लोगों का जो मार्केट है वो तैयार हो जाएगा इंडिया और EU के कंपनीज और इन्वेस्टर्स के लिए। ये करीब 30% होगा ग्लोबल पॉपुलेशन का। इंडिया और EU की अर्थव्यवस्था को हम जोड़ के देखें, क्योंकि अक्सर FTA के बाद जो इकोनॉमीज है, जो अर्थव्यवस्था है, वो आपस में जुड़ जाती है एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस को कवर करने के लिए। तो करीब 25% ग्लोबल GDP को रिप्रेजेंट करेगी इंडिया और EU की पार्टनरशिप। $136 बिलियन की ये पार्टनरशिप अभी है। उसमें अगर आप सर्विसेज का ट्रेड भी जोड़ दें तो करीब $190 बिलियन का ट्रेड है। और पिछले दशक में ही ये करीब 90% तक ये बढ़ोतरी हुई है। अब जब हम उस मुकाम पर है जहां पर कि ये कंक्लूजन अनाउंस होने वाला है ट्रेड नेगोशिएशंस का, रिस्ट्रिक्शंस हटने वाली हैं काफी सेक्टर्स से, उसके बाद जो पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा होगा। काफी तेजी से दोनों अर्थव्यवस्थाएं जो हैं, भारत और EU, आगे बढ़ पाएंगे। आपने सही कहा कि जो जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स हैं उनका भी खासा महत्व है। ऐसे समय में जो बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं, भारत की तरह जो फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमीज हैं, EU जो कि एक स्टेबल इकोनॉमिक स्पेस है, इन लोगों का सर्च होता है कि एक स्टेबल इकोनॉमिक पार्टनर मिल सके जिनके साथ प्रिडिक्टेबल लाइंस पे कोई टैरिफ का रातों रात कोई टैरिफ लग जाए, उस तरीके के प्रेशर्स ना हो। तो
उस लिहाज से एक बहुत अहम पार्टनरशिप है भारत और ईयू के लिए, और इसका जो प्रभाव है ये वैश्विक अर्थव्यवस्था पे भी बहुत ज्यादा पड़ेगा। बिल्कुल शुभेंदु, और माना यही जा रहा है कि आज इसकी एक आधिकारिक घोषणा जो है वो हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो तमाम देश जो कि अपने आप को विकसित कहते हैं और कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व देखने को मिलता था, तो उन देशों के लिए भी कहीं ना कहीं एक आईना दिखाने जैसा ये साबित होगा कि पूरा विश्व जो है सिर्फ उन पर निर्भर नहीं है, उनके अनुसार नहीं चल सकता। अब हर एक देश जो है वो अपने ढंग से अपने विकास को लेकर उसको प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मुकुल, और इस चीज की एक्नॉलेजमेंट यूरोप के नेताओं ने खुद भी की है। उन्होंने कहा है कि जो अगली ग्रोथ का जो फेज है वो एशिया से आने वाला है। जापान और कोरिया जैसे देशों के साथ तो उनके अहम अग्रीमेंट पहले से थे। अब भारत को उस ग्रोथ का एक सेंटर देखा जा रहा है। एज फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी जैसे हम भारत को कहते हैं, जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट का आउटपुट है वो भारत में कहीं ज्यादा देखने को मिलता है। तो उस लिहाज से जो यूरोप की इकोनॉमी है, जिनमें कई तरीके से एक स्टैग्नेशन भी आ रहा है, वो डेवलपमेंट की जो मैक्सिमम स्पीड है वो पहुंच चुके हैं और अब उनका जीडीपी धीरे धीरे कम हो रहा है, स्टैग्नेट हो रहा है। उनको एक डायनामिक पार्टनर्स की जरूरत है, उनको नए मार्केट्स की जरूरत है, और इन दोनों ही लिहाज से भारत एक बहुत प्रमुख भागीदार के तौर पे सामने आया है। जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों मार्केट्स अगर कंबाइन हो जाते तो करीब $2 बिलियन 2 बिलियन लोगों की मार्केट का एक्सेस होगा। और जो स्टेबल पार्टनरशिप्स हैं, टैरिफ के प्रेशर से दूर, उस तरीके का प्रैग्मेटिज्म, जो सप्लाई चेन्स हैं उनको रिफ्रेश करने की जो पोटेंशियल है भारत में। आपको एक उदाहरण दूं, सेमीकंडक्टर्स में जैसे भारत इन्वेस्ट कर रहा है, यूरोप भी उसको खास तरीके से देख रहा है। उनकी जो अपनी स्पेशलिटी है वो जो इन्वेस्ट कर सकते हैं सप्लाई चेन में, तो भारत और ईयू मिलके ये जो क्रिटिकल सप्लाई चेन है, खासकर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को, तो उनको दुरुस्त कर सकते हैं। तो भारत की पार्टनरशिप बहुत अहम है इस मुकाम पे यूरोप के लिए। शुभेंदु, टेक्नोलॉजी के साथ साथ कौन से ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं जिन पर आज एफटीए के दौरान बात बनती हुई नजर आएगी और भारत और यूरोपीय संघ दोनों मिलकर के एक साझा समृद्धि की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे? संध्या, अगर हम ट्रेड बास्केट देखें भारत और ईयू का, तो बहुत डाइवर्स ट्रेड बास्केट है। लगभग सभी सेक्टर्स, वनरेबल सेक्टर्स को छोड़कर, हालांकि एग्रीकल्चर के भी कुछ पार्ट होते हैं उस ट्रेड बास्केट में, लेकिन जो वनरेबल सेक्टर्स होते हैं, भारत के लिए उदाहरण दें कि जो एग्रीकल्चर, डेयरी है, ये वनरेबल सेक्टर्स हैं। इनके जो प्रोड्यूसर्स हैं हम उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपने देश में, तो उन एरियाज में हम उन मार्केट्स को उतना नहीं खोलते हैं। लेकिन अदर जो एरिया जहां पे हमारी स्ट्रेंथ्स है, जो फार्मास्यूटिकल, जो भारत को कहा जाता है कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, सो फार्मास्यूटिकल्स में, ऑटो कंपोनेंट्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, जो स्मॉलर बिजनेसेस हैं हमारे, एमएसएमईज हैं जो अलग अलग कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के, एक उदाहरण के तौर पे इन सब एरियाज में भारत चाहेगा कि बेटर एक्सेस मिले। और हमें देखना होगा कि एक एफटीए, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से किसी एक देश के साथ नहीं हो रहा है, ये 27 डेवलप्ड देशों के साथ एक साथ हमें एक्सेस मिलेगा मार्केट में। तो उस लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यूरोप की भी जो अपनी वनरेबल एरियाज है, उनका जो ऑटोमोटिव सेक्टर है, उसको लेकर वो थोड़ा ध्यान से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कोटा बेस्ड मार्केट ओपन करते हैं। तो इन वनरेबल सेक्टर्स को छोड़ के लगभग सारे सेक्टर्स टेबल पे हैं एफटीए नेगोशिएशंस में, जिनमें अलग अलग स्टेज पे ये ओपन अप होंगी अगले एक दशक में। कुछ सेक्टर्स तो तुरंत एक साल में जब एग्रीमेंट साइन हो जाएगा ओपन अप हो जाएंगी। और इसके अलावा हमें देखना होगा कि डिफेंस पार्टनरशिप को भी आगे बढ़ाया जा रहा है इंडिया और ईयू के बीच। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी में जो एडवांसेस हुई हैं दोनों तरफ, किस तरीके से को प्रोडक्शन पे फोकस हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी और ऐसे एरियाज को लेकर जो पार्टनरशिप की जरूरत है, उन सब पे फोकस हमें देखने को मिलेगा इंडिया ईयू समिट और इस एफटीए में। जी बिल्कुल, और उस वजह से इसको हम ये भी कह रहे हैं सिर्फ एक डील नहीं है बल्कि पैकेजेस ऑफ डील इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी तादाद में लोगों को इसके चलते हम कह रहे हैं उनका जो जुड़ाव होगा और बाजार की जो पहुंच है वो और बेहतर अब हो सकेगी। बिल्कुल मुकुल, और फिलहाल जब हम ट्रेड डील की बात करते हैं, हम अक्सर गुड्स, जो पदार्थ होते हैं, हम उसके ट्रेड डील की बात करते हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि सर्विसेज, जो ह्यूमन रिसोर्स जिस तरीके से बिजनेस रिलेशंस को, इकोनॉमिक रिलेशंस को आगे बढ़ाता है दो देशों के बीच में, यहाँ भारत और ईयू के बीच में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको बताया कि $136 बिलियन का तो गुड्स ट्रेड है 2024 के, अगर हम आंकड़े देखें, उसमें और करीब $50 बिलियन का सर्विसेज ट्रेड है, जो भारत की आईटी एक उदाहरण होगा इस एरिया में, नर्सिंग में
जो एडवांसेस भारत ने की है, जो ट्रेन्ड वर्कफोर्स है भारत की, उनको मोबिलिटी का मौका मिले, उनको बेहतर एक्सेस मिले। हम 27 डेवलप कंट्रीज की बात कर रहे हैं यूरोप में, जहां पर भी डेमोग्राफी जो है काफी अलग है भारत से। वहां डेमोग्राफिक चैलेंजेस हैं, वहां स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी है। तो उन सब गैप एरियाज को भी जो भारत के वर्कफोर्स है उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको प्राथमिकता मिलेगी अगर जब ये FTA एक्शन में आ जाएगा। तो उस लिहाज से न सिर्फ गुड्स बल्कि सर्विसेज और ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी के लिए भी एक खास मौका है इस FTA के दौरान। बिल्कुल, यानी भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन जो है वो अब हमें यहाँ नजर आएगी इसके जरिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से भारत और